बच्चों, आज हम वर्कशीट 12 करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वह संख्या खुद और एक संख्या एक। जैसे कि उदाहरण के लिए 7 के गुणनखंड हैं 1 और 7, 23 के गुणनखंड हैं 1 और 23, 17 के गुणनखंड हैं 1 और 17। अब ये गुणनखंड अगर आपको नहीं मालूम है तो इसकी एक बार परिभाषा या आप देख लेते, समझ लेते हैं क्या होता है। तो गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ पर हम 7 के गुणनखंड देख रहे हैं, तो 7 को कौन कौन सी संख्याएँ भाग करती हैं वो उसके गुणनखंड होंगे। तो 7 को सिर्फ एक या तो संख्या एक भाग करती है या वो खुद अपने आप को भाग करती है। तो वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनको कोई और भाग नहीं करता है एक और खुद के अलावा। तो जो भी संख्याएं किसी और से भाग नहीं होती हैं वो अभाज्य होती हैं। अपने अलावा जो किसी और से भाग ना हो वो क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी अभाज्य हो गई? शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की 2 से। तो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से ये सारी हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये आप देख रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, गुणनखंड क्या होते हैं और कौन कौन सी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके आगे अब देखते हैं कि इसके आगे क्या करना है। अब देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको आगे समझते हैं। और ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय होता है। मतलब एक संख्या का जो हम अगर भाज्य संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, तो वो जो है अपने आप में एक अद्वितीय होता है। तो वो दूसरा नहीं हो सकता। जैसे हम एक संख्या 12 लेते हैं, 12 तो भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये भाग हो जाती है अपने और एक के अलावा। ये 3 से भी भाग होती है, 4 से भाग होती है, 6 से भाग होती है, तो कई संख्याओं से भाग होती है। तो ये भाज्य है। तो अब देखते हैं कि इसका कैसे इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कैसे इसका लागू हो रहा है यहाँ पर। तो 12 के हमने क्या किए, गुणनखंड बनाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड बनाए तो हम देख रहे हैं कि जो 12 के गुणनखंड बने हैं वो बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय है। मतलब 12 का गुणनखंड हम और किसी प्रकार से नहीं कर पाएंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसका यही गुणनखंड पॉसिबल है। एक और देखते हैं 15। अब 15 के गुणनखंड हमने किए तो ये आया है हमारा 3 गुणा 5। अब अगर 15 3 गुणा 5 है तो किसी और तरीके से हम 15 के गुणनखंड नहीं कर पाएंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो ये अद्वितीय भी होता है। एक और संख्या लेते हैं 112। 112 के हमने गुणनखंड किए तो हमने क्या पाया कि 112 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब ये सारे गुणनखंड आप देख रहे हैं कि ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये 12 में देखिए ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। नीचे 15 में भी देखिए ये तो भाज्य है, लेकिन भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख पा रहे हैं। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय होता है। इसके क्रम को हमें नहीं देखना, हो सकता है 3 इधर लिख दें, 2 इधर लिख दें, इधर इस क्रम को आप अलट पलट कर सकते हैं, लेकिन होगा यही कि 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा। तो ऐसे ही 15 में 1 बार 3 आएगा, 1 बार 5 आएगा। चाहे 5 को आप पहले लिखें या 3 को यहाँ लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये इस तरह से आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यही है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूर एग्ज़ाम में आती है। अब देखते हैं कि गुणनखंड वृक्ष क्या होता है और ये कैसे बनाते हैं। तो एक हम क्या करेंगे, किसी का भी जो हम गुणनखंड बनाते हैं उसे हम वृक्ष के रूप में अगर हम जैसे लिखते हैं, जिसके ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, तो उसको हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए फिर से हम 112 लेते हैं। हमने 112 के गुणनखंड किए। तो इस प्रकार से आप जानते हैं गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब इस तरह से आया। और बीच में संख्याएं कैसे आ रही हैं देखो। 112 को जब हमने पहले किया तो 2 गुणा 56 आया,
फिर 56 को किया तो 2 गुणा 28 आया, फिर 28 को किया तो 2 गुणा 14 आया, फिर 14 को किया तो 2 गुणा 7 आया, 7 को किया तो 7 गुणा 1 आया। यही हमें वृक्ष के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 112 है, 112 के 2 गुणनखंड, ये वाले 2 गुणा 56 है, तो ये 2 और 56, 2 गुणन फिर 56 के फिर से किए 2, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 56 के फिर से 2 हो गए, 2 गुणा 28, 28 के फिर से 2, 2 गुणा 14, 14 के फिर से 2, 2 और 7, 7 के फिर से 2, 7 और 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे कि 56 के फिर से 2 गुणनखंड हुए, 2 और 28, 28 के फिर से 2 हुए, 2 और 14, 14 के फिर से 2 हुए, 2 और 7 के हो गए 7 और 1। तो ये हमारा बन गया गुणनखंड वृक्ष 112 का। एक और उदाहरण देखते हैं, 15,480। तो पहले इसके हमने गुणनखंड कर लिए, अब इसी से हम गुणनखंड वृक्ष बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 और 7,740 सबसे पहले आएगा। इसके बाद 7,740 के फिर से 2, 2 और 3,870, 2 और 3,870, फिर 3,870 के फिर से 2, फिर 1,935 के फिर से 2 आ गए गुणनखंड, 6,445 के फिर से 2 आ गए। तो आखिर में ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसको आगे हम नहीं भाग कर सकते हैं, ना तो इसको कर सकते हैं ना इसको। तो ये हमारे लास्ट के 2 अभाज्य गुणनखंड बचे। तो ये हमारा इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। तो पहले आप ऐसे बना लीजिए, इसी को आप वृक्ष के रूप में लिख दीजिए। तो ये होता है हमारा गुणनखंड वृक्ष। आइए अब देखते हैं कि हम HCF और LCM गुणनखंडों की सहायता से कैसे, अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से कैसे निकालते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 8 और 60 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। तो हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड की, जो कि हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम 8 को भी कर पाएंगे और 60 को भी कर पाएंगे। तो 8 के हमने गुणनखंड किए तो वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2, 60 के गुणनखंड किए तो वो आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब HCF निकालने के लिए क्या करना है आपको? जो ये 2 की घात 3 आया, 8 कितना आया है? 2 की घात 2 गुणा 2 यानी कि 3, और जो 60 आया है वो आया है 2 की घात 2 3 गुणा 5। तो आपको HCF के लिए जो कॉमन सबसे छोटी घात है गुणनखंडों की वो लेनी है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 ये कॉमन है, तो आपका और बाकी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो HCF में क्या आएगा? 2 की घात 2 यानी कि 4 इन दोनों का HCF है। और इसी प्रकार से जो LCM है उसमें आपको गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेनी है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। 3 गुणनखंड हैं, 2 की सबसे बड़ी घात है 3, तो यहाँ पर 2 की घात 3 लेना है पहले। फिर 3 की सबसे बड़ी घात है 1, तो 3 ले लिया। 5 की सबसे बड़ी घात है 5, तो 5 ले लिया। यानी कि LCM में आपको गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेनी है और HCF में आपको गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पर जो LCM आया गुणा करके वो आया है 120। तो इस प्रकार से एक और ले लेते हैं उदाहरण। मान लीजिए 15 और 36 का HCF और LCM निकालना है। तो फिर से वही करेंगे, 15 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए और 36 के अभाज्य गुणनखंड किए। अब आप देख रहे हैं कि HCF में आपको गुणनखंडों की सबसे छोटी घात चाहिए। तो यहाँ पर जो गुणनखंड 3 है वही कॉमन है और इसमें सबसे छोटी घात है 1, तो यहाँ पर HCF आ गया 3। अब LCM में आपको जो भी इसमें गुणनखंड है उन सबकी सबसे बड़ी घातें लेनी है। तो यहाँ पर 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो आप लेंगे यहाँ पे 3 की घात 2। फिर 2 भी यहाँ पर है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो 2 की घात 2 भी आएगा। और 5 भी है, तो 5 की घात सबसे बड़ी घात 1 है, तो 5 आएगा। तो इन तीनों को गुणा करके 180 आया, यानी कि LCM आ गया 180। HCF आया 3 और LCM आ गया 180। आइए अब देखते हैं कि HCF और LCM और 2 संख्याओं के गुणनफल से संबंधित जो फॉर्मूला है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो क्या है और उसको कैसे प्रयोग करना है। तो वो फार्मूला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इस पे आधारित प्रश्न ज़रूर आते हैं। ये कि HCF दो धनात्मक पूर्णांक है, अगर AB 2 संख्याएं हैं, AB 2 धनात्मक पूर्णांक हैं ये संख्याएं, तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है और इन दोनों संख्याओं का जो LCM है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
यानी फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक उदाहरण देख लेते हैं कि यदि दो संख्याओं का LCM, ये दो संख्याएं हैं, इनका LCM अगर 960 दिया है तो आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर AB की जगह दो संख्याएं ले लेंगे, 320 और 120। तो HCF दो संख्याओं का 320 और 120 का गुणा LCM इन दोनों का, ये बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि 320 गुणा 120। इसमें से हमें इन दोनों का LCM दिया हुआ है 960, इस HCF को हमने x मान लिया। तो हमारे पास समीकरण बन गया x गुणा 960 बराबर 320 गुणा 120। ये क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो हम a और b लेते हैं, a गुणा b। अब x निकालने के लिए 960 को नीचे लाएंगे, सरल किया तो ये हमारे पास 40 आ गया। तो ये यानी कि ये x क्या था, HCF था इन दोनों संख्याओं का। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 40 आ गया। ये हमने किस फॉर्मूले से निकाला है, ये इस वाले फॉर्मूले से निकाला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल HCF और LCM का गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके सवालों की। अब एक प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न है कि जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहां n एक प्राकृत संख्या है। मतलब 12 की घात 1, 12 की घात 2, 3, 4 ये सब हो सकते हैं। तो क्या ये कभी भी 0 पे समाप्त होगा, 12 की घात 1 हो गया, 12 की घात 2, ये संख्याएं कभी 0 पे समाप्त हो सकती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके ये ज्ञात करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, जब उसके गुणनखंडों में क्या आता है, 2 और 5 दोनों आए, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है ना। तो 2 और 5 जब दोनों आता है तब जाके वो जो संख्या है वो 0 पे समाप्त कभी हो सकती है, 12 की कोई घात। तो हमने 12 के गुणनखंड बनाए, तो वो आया 2 की घात 2 और 3। अब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जबकि दोनों का होना ज़रूरी है 0 के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि 12 की घात n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। अब बाकी प्रश्न जो इसके दिए हैं इस वर्कशीट में वो आपको स्वयं करने हैं।